अब देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि द्वितीय वस्तुओं का संतुलन, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखिए है क्या, जब किसी वस्तु के ऊपर बाहरी बल कार्य ना करे, वह अगर कार्य करे तो उसके रेखीय स्थिति तथा कोणीय स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, किसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय वस्तुओं का संतुलन। अब देखिए दो कंडीशन हो सकता है। मान के चलिए एक वस्तु है मेरे हाथ में, ये संतुलन कब रहेगा, या तो बल इसमें कार्य नहीं करेगा, ये तो कार्य करेगा तो किस पॉइंट को हम लोग कहेंगे, किस स्थिति को कहेंगे ये संतुलन में है। तो चलिए वही आज हम लोग देखेंगे क्लास में। सबसे पहले देखिए, जब द्वितीय वस्तु के ऊपर बाह्य क्रिया से बल द्वारा उसके रेखीय अवस्था तथा कोणीय अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे द्वितीय वस्तुओं का संतुलन कहा जाता है। अब देखिए द्वितीय वस्तुओं का संतुलन दो प्रकार का होता है, पहला रेखीय संतुलन और दूसरा कोणीय संतुलन। अब रेखीय संतुलन कोणीय संतुलन है क्या, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए रेखीय संतुलन। मान के चलिए यहाँ पर एक पिंड है, मान के चलिए मैदान में रखा हुआ एक पत्थर, एक आदमी खींच रहे थे 4 न्यूटन के साथ और एक साइड खींच रहा है 4 न्यूटन के साथ, मतलब एक ही सरल रेखा में। अब बोले पत्थर किधर जाएगा, जहां पर है वहीं पर रहेगा। बल लग रहा है लेकिन गति नहीं कर रहा है, उसके कोई भी सरल रेखा में गति नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखीय संतुलन। अब देखिए दूसरा स्टेप, अगर ये वाला रेखा में आ गया ऊपर से नीचे, ऊपर साइड लग रहा है 1 न्यूटन फोर्स और नीचे साइड लग रहा है 1 न्यूटन फोर्स। अब बोलिए ये पिंड किधर भागेगा, फिर भी कहीं नहीं भागेगा। क्यों, ये वाला संतुलन हो जाता है यहाँ से और ये वाला संतुलन हो जाता है यहाँ से। क्यों, कि सरल रेखा वाला हम लोग फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। कौन सा फार्मूला, परिणामी वेक्टर में वेक्टर r बराबर अंडर रूट क्या था फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos स्क्वायर। ये फार्मूला के आधार पर हम लोग देखे थे कि सरल रेखा में अगर समान परिमाण के बल लगे उसका परिणाम ही 0 आता है, समझे। अब देखिए ये वाला लाइन में भी देख रहे 0 आ रहा है। अब ये वाला लाइन में भी इधर मान के जब 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे साइड में 3 न्यूटन। आप बोलिए पत्थर किधर भागेगा, वहीं पर रहेगा। क्यों, ये 3 न्यूटन यहाँ से संतुलन हो जाता है, जिधर से लगाना है लगा दीजिए। इधर अगर 6 न्यूटन लगाना है तो इधर भी 6 न्यूटन लगा दीजिए। आप बोलिए भागेगा कहीं, लेकिन हर एक फोर्स क्या एक जैसा है, नहीं है, फिर भी ये पिंड कहीं नहीं भाग रहा है। क्यों, क्योंकि हमेशा अपोजिट दिशा में बल लग रहा है। तो इस पद्धति को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी द्वितीय वस्तु का रेखीय संतुलन, समझ में आया। लेकिन कोणीय संतुलन पर विचार करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मान के चलिए यहाँ पर एक वस्तु है, जैसे फुटबॉल मान के चलिए, यहां से रस्सी बांध के एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, वाह। लेकिन ये भी 5 न्यूटन के साथ, ये भी 5 न्यूटन के साथ। बोली किधर घूमेगा, इधर भी 5 से खींचा जाता है, इधर भी 5, घूमेगा नहीं घूमेगा। जैसे घड़ी की कांटा की तरह कोई वस्तु अगर घूम रहा है, कोई वस्तु घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये घूर्णन की स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर नहीं घूमेगा, ये पूरा परिणाम क्या है 0। तो इस पद्धति को हम लोग क्या कहेंगे, कोणीय संतुलन, समझ में आया। अब चलिए इसके आगे ये दोनों का स्पेशल परिभाषा हम लोग देखेंगे वो ग्राफ के माध्यम से। अब देखिए ये वाले टॉपिक में क्या हम लोग देखेंगे, रेखीय संतुलन। रेखीय संतुलन एक्चुअली है क्या, रेखीय संतुलन की पोजीशन को कहेंगे। इसका ग्राफ के माध्यम से देखा जाए, 3 कोऑर्डिनेट में कितना को एक्सिस होती है 3, ये x, ये y, ये z। यहाँ पर कोई फील्ड है ऑरिजिन पॉइंट पर, अगर तीनों दिशा में इसको खींचा जाए,
अगर परिणामी बल 0 आ जाए, समझ रहे क्या बोले, तो इस पद्धति का हम लोग क्या कहेंगे, ये सिस्टम को हम लोग बोलेंगे रेखीय संतुलन। समझ में आया? अगर एक्स एक्सिस पर बात हो तो क्या बोले, एक्स एक्सिस पर आगे की ओर मान के चलिए 4 न्यूटन के साथ खींच रहा है, पीछे की ओर भी 4 न्यूटन के साथ खींच रहा है, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में वस्तु गमन करेगा, गति करेगा, नहीं करेगा। तो क्या कहेंगे, कुल परिणामी बल 0। इसके बाद बीजीय योगफल 0 के बराबर होती है। मतलब क्या है, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं परिणामी बल का, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मान के यहाँ पर एक पिंड है, इधर जा रहा है 2 न्यूटन के साथ, इधर जा रहा है 2 न्यूटन के साथ, एंगल कितना बनेगा 180 हुआ। तो 180 यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे ना, ए के जगह पर 2 न्यूटन, बी के जगह पर 2 न्यूटन और थीटा जगह पर 180 का मान कितना होता है cos 180 का -1। तो यहाँ पर परिणामी बल क्या आएगा 0। समझे बात? तो इसी प्रकार अगर y एक्सिस में भी बात करें तो वहां पर भी 0 आ रहा है, z एक्सिस पर बात करें 0 आ रहा है, तो क्या वस्तु गमन करेगा, कहीं नहीं करेगा। तो वस्तु जहां पर है वहीं पर रहेगा, मतलब ऊपर से बल लग रहा है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय संतुलन। अब देखिए, जब किसी वस्तु के ऊपर बाह्य क्रियाशील बलों का बीजीय योगफल 0 होता है तो उसे रेखीय संतुलन कहा जाता है। इस स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स, इसको किस ढंग से लिखा जाता है, समेशन ऑफ वेक्टर ऑफ F इज इक्वल टू 0। टोटल फोर्स कितना आ रहा है, देखिए टोटल फोर्स कैसे निकाला जाएगा। अगर एक्स एक्सिस पर विचार किया जाए, यहाँ पर 1 न्यूटन, यहाँ पर 3 न्यूटन, यहाँ पर 5 न्यूटन, इस साइड कितना लग रहा है 3 और 4, 4 5 9। अगर इस साइड 3 आदमी मिलके 9 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और इधर एक आदमी मिलके मान के चलो 9 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो क्या है परिणाम क्या आ रहा है भाई 0 आ रहा है। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है 0। बस इसी को बोलते हैं बीजीय योगफल। तो पूरा नेट फोर्स कितना आ जाएगा 0। यदि x, y तथा z अक्ष की दिशा में बल का विघटित भाग क्रमशः वेक्टर ऑफ fx, वेक्टर ऑफ fy तथा वेक्टर ऑफ fz हो तो रेखीय संतुलन की स्थिति में क्या लिखेंगे, x एक्सिस में मेरा परिणामी बल क्या आ रहा है, लिखने का तरीका समेशन ऑफ वेक्टर ऑफ fx, मतलब x एक्सिस में मेरा परिणामी बल क्या आ रहा है, इस एक्सिस में मेरा परिणामी बल 0। जब समेशन ऑफ वेक्टर ऑफ fy इज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ वेक्टर ऑफ fz इज इक्वल टू 0, तब ये वस्तु का गति नहीं होगा, तो ये कहीं मूव नहीं करेगा। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, रेखीय संतुलन। समझ में आया? तो चलिए ये टॉपिक इतना ही था। अब देखिए ये टॉपिक में क्या है, कोणीय संतुलन, एंगुलर इक्विलिब्रियम। इस स्थिति में क्या पढ़ेंगे, जब किसी दिव्य वस्तु के ऊपर बाह्य क्रियाशील टॉर्क का बीजीय योगफल 0 हो, वाह, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, कोणीय संतुलन। आप देखिए कोणीय संतुलन की स्थिति में, चलिए देखिए कोणीय संतुलन की स्थिति में क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2 कर दीजिए। यदि x, y तथा z अक्ष की दिशा में टॉर्क का विघटित भाग टाउ ऑफ विघटित भाग क्रमशः कर लीजिए, क्रमशः टाउ वेक्टर ऑफ टाउ x, वेक्टर ऑफ टाउ y तथा वेक्टर ऑफ टाउ z हो तो समीकरण 2 से
समीकरण 2 से क्या विचार करेंगे जी? इसको किस ढंग से लिखा जाएगा कि तीनों एक्सिस में टॉर्क का मान 0 आ जाए। टॉर्क बोले तो एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ वेक्टर ऑफ टाउ x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस में समेशन ऑफ वेक्टर ऑफ f टाउ y इज इक्वल टू 0। z एक्सिस में क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ वेक्टर ऑफ टाउ z इज इक्वल टू 0। तीनों एक्सिस में क्या आ रहा है? टॉर्क का वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब क्या देखिए, x y z यहां पर कोई पिंड है, अगर इसको घूर्णन की दिशा में खींच रहा है एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, 5 न्यूटन खींच रहे हैं इसको क्लॉकवाइज में और फिर 5 न्यूटन खींचा जाता है एंटी क्लॉक में। आप बोलिए पिंड घूमेगा? घूमेगा? नहीं घूमेगा। फिर यहाँ पर 1 न्यूटन के साथ खींचा जाता है एंटी क्लॉक में और 1 न्यूटन के साथ खींचा जाता है क्लॉकवाइज में, फिर भी नहीं घूमेगा। ये पिंड के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है लगा दीजिए, कहीं 5 कहीं 4 कहीं 3, लेकिन हमेशा 2 ढंग से लगाइए, एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉकवाइज। तो इसको ध्यान रखना, घड़ी की दिशा में, घड़ी के अपोजिट दिशा में एक, तो घूमने की जो प्रवृत्ति है इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। समझे बात? ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कोई वस्तु अगर घूमने की स्थिति में है तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? टॉर्क। जो बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण बोलते हैं। समझो? मोमेंट ऑफ फोर्स। आप देखिए तीनों एक्सिस में क्या आएगा? टॉर्क का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोणीय संतुलन। तो इसमें क्या सीखने को मिला? वीडियो वस्तु का संतुलन में क्या देखें कि बाहरी बल लग रहा है, लेकिन बाहरी बल लगने के बाद उसका रेखीय स्थिति और कोणीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय वस्तु का संतुलन। तो चलिए आज का क्लास नहीं।